जय श्री राम दोस्तों। आज हम सीजी टेट, सी टेट या फिर अन्य राज्य के टेट के लिए हिंदी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र देखने जा रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करें। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेशन को शेयर करिएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इसका लाभ ले सके। हमारी अब तक जो क्लासेस चल रही थी वो लाइव क्लास के अंतर्गत हम इंग्लिश पेडागोजी की क्लास देख रहे थे जिसमें हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे थे, उसको भी हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज की जो ये क्लास है वो है हिंदी की क्लास। तो हिंदी में हमारे प्रश्न कैसे आते हैं? तो हिंदी में हमारे प्रश्न व्याकरण के आते हैं। फिर उसके बाद हमारा अपठित गद्यांश वाला पोर्शन हो गया और साथ ही साथ हिंदी शिक्षा शास्त्र से हमारा प्रश्न बनता है हमारे एग्जाम में। तो आज का जो हमारा पूरा सेशन रहने वाला है वो हिंदी व्याकरण को लेकर के रहने वाला है। तो चलिए हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। यदि हम हिंदी व्याकरण की बात करें तो इसमें आता है हमारा टॉपिक शब्द भेद, जो कि हमारे सिलेबस में मेंशन है शब्द भेद। तो ये जो शब्द भेद होता है वो क्या है? तो शब्द भेद अर्थात शब्द मतलब जैसे कि हम सब समझ रहे हैं, यहाँ पे अर्थ भेद का मतलब ये हुआ कि उसके क्या प्रकार हैं, उसके अंतर्गत क्या आता है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि जो शब्द होते हैं उनको 4 भागों में विभाजित कर दिया गया है। कौन कौन से वो 4 भाग हैं? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले शब्दों का जो भेद हुआ है वो उनकी उत्पत्ति के आधार पर हुआ है, जिसको हम कहते हैं उद्गम के आधार पर शब्दों का भेद। दूसरा भेद जो है वो शब्दों की रचना अथवा बनावट के आधार पर होता है। तीसरा जो है शब्द का भेद वो शब्द के अर्थ के आधार पर विभाजन हुआ है। चौथा जो भेद होता है वो शब्द के प्रयोग अर्थात व्याकरण के प्रयोग के आधार पर शब्द का विभाजन होता है। इसमें से जो उत्पत्ति के आधार पर शब्द का विभाजन होता है वो 5 भागों में होता है। कितने भागों में होता है? तो 5 भागों में होता है, जिसके अंतर्गत आता है हमारा तत्सम शब्द, फिर आता है हमारा तद्भव शब्द, फिर आता है हमारा देशज, फिर आता है विदेशज और लास्ट में आता है हमारा संकर शब्द। कौन सा शब्द? संकर शब्द। ठीक है। फिर उसके बाद रचना के आधार पर जो भेद होता है वो क्या है? तो रचना के आधार पर शब्दों का 3 प्रकार से विभाजन हुआ है। पहला आता है हमारा रूढ़ शब्द। कौन सा शब्द? रूढ़ शब्द। फिर आता है हमारा यौगिक शब्द और आता है हमारा योग रूढ़ शब्द। अर्थ के आधार पर जो शब्द का भेद होता है वो होता है समानार्थी। समान अर्थ वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समानार्थी शब्द कहलाते हैं। फिर विपरीतार्थी यानी कि विपरीत अर्थ वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। फिर आता है हमारा एकार्थी। एक अर्थ वाले शब्दों को एकार्थी शब्द कहा जाता है और अनेक अर्थ वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। ये अर्थ के आधार पर शब्दों का भेद होता है। प्रयोग अथवा व्याकरण के आधार पर शब्दों का जो भेद है वो 2 प्रकार से होता है। पहला होता है हमारा विकारी शब्द। क्या होता है? विकारी शब्द। और दूसरा होता है हमारा अविकारी शब्द। ये जो विकारी एवं अविकारी है ये पुनः विभाजित किया गया है। और उसको कैसे विभाजित किया गया है? तो विकारी शब्दों का 4 भेद होता है।
क्या क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण एवं क्रिया। ये शब्दों का क्या है? प्रयोग अथवा व्याकरण के आधार पर जो भेद हुआ है विकारी, तो विकारी के अंतर्गत ये 4 विभाजन है। जो अविकारी शब्द होते हैं, तो अविकारी शब्द होते हैं संबंध बोधक, संबंध बोधक, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है हमारा समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। फिर आता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, और आता है लास्ट में हमारा विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, ठीक है। ये हमारा शब्दों का भेद है। क्या क्या है इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या बताया, शब्दों को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। वो कौन कौन से भाग हैं हमारे? तो पहला भाग है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का 5 भेद, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज एवं संकर। रचना के आधार पर शब्दों का 3 भेद, रूढ़, यौगिक एवं योग रूढ़। अर्थ के आधार पर शब्दों का 4 भेद, समानार्थी, विपरीतार्थी, एकार्थी एवं अनेकार्थी। प्रयोग अथवा व्याकरण के आधार पर शब्दों का 2 भेद, विकारी एवं अविकारी। विकारी को पुनः विभाजित किया गया है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया, एवं अविकारी शब्दों को विभाजित किया गया है संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण एवं विस्मयादि बोधक के रूप में। अब आज का जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो विकारी शब्द रहने वाले हैं, ठीक। तो इनको हम जो आपके उत्पत्ति के आधार पर हमारी क्लास हो चुकी है, रचना वाला डिस्कस करना है, अर्थ वाला डिस्कस करना है, लेकिन आज हम विकारी शब्दों पर अपनी चर्चा करेंगे। तो पहली बात हम समझते हैं कि आखिरकार ये विकारी शब्द होते क्या हैं। विकारी यानी कि क्या इसमें विकार आ गया है क्या? जी हाँ, इसमें विकार ही आ जाता है। कैसे विकार आता है? तो ये विकार आता है लिंग, वचन, लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर। यानी कि समझिए, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार उत्पन्न हो जाता है। आप बोलोगे विकार मतलब? विकार मतलब परिवर्तन। क्या? परिवर्तन उत्पन्न हो जाए या फिर परिवर्तन आ जाए, तो ऐसे शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। किसके आधार पर? लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर विकार या परिवर्तन आ जाए तो ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। ठीक इसका उल्टा मान लीजिए, तो अविकारी क्या होते हैं? अविकारी ऐसे होते हैं कि जो लिंग वचन कारक के आधार पर जिनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो क्या होते हैं? वो अविकारी शब्द होते हैं। जिनमें विकार उत्पन्न नहीं हुआ उनको हम कहते हैं अविकारी शब्द। जैसे कि समझिएगा, जैसे हमने कहा विकारी शब्द, तो लिंग के आधार पर यदि हम समझेंगे कि कैसा परिवर्तन आया, परिवर्तन कहा गया ना, तो लिंग के आधार पर कैसा परिवर्तन आया। जैसे कि मैंने कहा लड़का खेल रहा है। लड़का, राइटिंग पे मत जाइएगा, ध्यान से सुनिएगा। लड़का खेल रहा है। अब मैं, ये क्या है? ये है पुल्लिंग। अब मैं इसका स्त्रीलिंग बनाना चाहूंगी तो मैं क्या बोलूंगी कि लड़की खेल रही है। लड़की खेल रही है, यानी कि लिंग के आधार पर यहाँ पे परिवर्तन आ गया। वचन के आधार पर यदि मैं बोलूंगी तो मैं क्या कहूंगी? वचन के आधार पर वचन में बोलूंगी लड़का पढ़ रहा है। लड़का पढ़ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो वचन के आधार पर क्या हो जाएगा?
ये एक वचन है, यानी कि एक लड़का पढ़ रहा है। बहुत होंगे बहुवचन, तो लड़के पढ़ रहे हैं, लड़के पढ़ रहे हैं, यानी कि परिवर्तन आ गया। तो ऐसा ही परिवर्तन यदि आ जाता है तो ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है। ठीक, इस कैटेगरी में सबसे पहले आता है हमारा संज्ञा। क्या आता है? संज्ञा। तो संज्ञा को क्या कहा जाता है? संज्ञा को विकारी शब्द कहा जाता है। इसकी परिभाषा क्या है संज्ञा की? तो संज्ञा क्या है? सबसे पहली बात यही यहाँ से क्वेश्चन बन गया। संज्ञा विकारी शब्द है। संज्ञा मतलब होता है नाम। आप नाम किसका देते हैं? व्यक्ति का देते हैं। स्थान का आप कहाँ से आते हैं? मैं रायपुर से, मैं बिलासपुर से, मैं कोरबा से, मैं दुर्ग से, मैं दिल्ली से। ठीक है, तो आप स्थान नाम बता रहे हैं। व्यक्ति का नाम हुआ, स्थान हुआ, प्राणी मात्र बोलते हैं ना, प्राणी। प्राणी क्या है? जैसे कि हम बात करेंगे कि गंगा, जैसे हाई कोर्ट ने क्या कहा है, उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने, कि गंगा यमुना भी लिविंग एंटिटी है, यानी कि वो भी किस कैटेगरी में आई है? वो भी, उनमें भी जीवन है, ऐसा बोला गया। तो आप जैसे नदी, पहाड़, पर्वत, ये सब बोल रहे हैं। ठीक है, मनुष्यों की बात कर रहे हैं सब, तो ये सब क्या है? ये नाम ही तो आप दे रहे हैं ना। ठीक, फिर उसके बाद गुण, यानी कि मुझे अच्छा नहीं लगा, आपको कहना है, तो क्या अच्छा नहीं लगा आपको? तो आप गुण के आधार पर, गुण एवं भाव के आधार पर, गुण एवं भाव, ये सब क्या है? नाम हम देते हैं ना इनका। तो ये क्या है? सिंपल से समझो, संज्ञा मतलब नाम। नाम कैसा? तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? आदि का बोध जिन शब्दों से होए उन्हें संज्ञा कहते हैं। स्कूल डेज से हम सभी इस परिभाषा को याद रखें। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है। संज्ञा के कितने भेद? ये एग्जाम में पूछा गया है। तो संज्ञा के 5 भेद। कौन कौन से है वो भेद हैं? तो वो भेद है हमारा जातिवाचक संज्ञा। पहले मैं यहाँ लिख दूं, फिर उसके बाद अपन देखेंगे क्या क्या आता है। ठीक है, लेकिन अपने को पहली बात भेद पता होना चाहिए। 5, ठीक, 5 भेद है। तो 5 भेद में हम सबसे पहले यदि हम देखें तो जातिवाचक, जातिवाचक से पहले हम व्यक्तिवाचक देख लेते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद में आता है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। फिर आता है हमारा द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक। फिर आता है हमारा समूहवाचक। फिर आता है हमारा भाववाचक। ये क्या है? ये संज्ञा के प्रकार हैं। क्या क्या? व्यक्ति, जाति, द्रव्य, समूह एवं भाव। इनको एक एक करके हम देख लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जाति मतलब आपको क्या चीज का बोध होगा? आपको किसी एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध हो जाएगा। जैसे मैंने कहा पहाड़, आप पहाड़ याद करोगे, आप विंध्यन माउंटेन को याद कर लोगे, यानी कि विंध्यन पर्वत। आप हिमालय को याद करोगे, आप अरावली को याद करोगे। तो ये क्या है? जैसे नदी मैंने कहा, तो नदी मतलब गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, त्रिवेणी। मतलब कि आप ये क्या कर रहे हो? आप एक जैसी ही है, आप उनका, यानी कि किसी एक ही प्रकार की अनेक वस्तु हैं। इनको हम क्या कहते हैं? जातिवाचक कहते हैं। घर कहने से सभी तरह के घर आ जाएंगे, छोटा बड़ा, ठीक है, सुंदर खराब, जो भी है, जैसा भी आ। पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ आएंगे। नदी कहोगे तो सभी नदियों का आपको बोध हो जाएगा। तो नदी क्या है? एक जाति है। उस जाति के अंतर्गत बहुत सारी नदियों के नाम हैं। क्लियर है? और ये जातिवाचक संज्ञाओं की स्थितियां कैसी हैं? तो जैसे कि हम संबंधियों की बात करेंगे, व्यवसायों की बात करेंगे, पद कार्यों की यदि हम बात करें, संबंधी, मामा, बुआ, फूफा, ठीक है, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, भाई, बहन, ये क्या है? तो बहुत सारे भाई, नहीं मेरा मेरे इस भाई का नाम ये है, ये है, ये है, नहीं भैया भाई है, चलो ठीक है,
ठीक, जैसे व्यवसाय, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, ये सब व्यवसाय हैं। ठीक, फिर आ गया पद, अरे मंत्री जी आए हैं, अध्यक्ष जी आए हैं, तो ठीक है। फिर कार्य, किसान, अध्यापक, मजदूर, ये क्या है, ये जाति है। अब आप अलग अलग कैटेगराइज करते रहो। पशु पक्षियों के नाम, अब बैल, आपके घर में भी बैल, दूसरे के घर में भी बैल। घोड़ा, आपके घर में भी घोड़ा, दूसरों के घर में भी घोड़ा। घोड़ा सो घोड़ा, ठीक, नहीं नहीं नहीं, ये मेरा वाला नहीं नहीं, ये तुम्हारा वाला, ठीक है भैया, घोड़ा ही तो है लेकिन, ठीक है। हिरण, तोता, मैना, मोर इत्यादि, ये पशु पक्षी के नाम हुए। वस्तुओं का नाम हुआ, कुर्सी, मेरे घर की कुर्सी, तेरे घर की कुर्सी, ये क्या है भैया, कुर्सी ही तो है, चाहे किसी के घर की है। मेज हो गया, पुस्तक हो गया, कलम हो गया, ठीक है। फिर प्राकृतिक तत्वों के नाम, बिजली, वर्षा, आंधी, तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी इत्यादि, ये प्राकृतिक तत्वों के नाम भी किसके अंतर्गत आते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो कुल मिलाकर के हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि किसी एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का जिन शब्दों से बोध हो जाए तो उन्हें जातिवाचक कहा जाता है। फिर आते हैं व्यक्तिवाचक। अब व्यक्ति क्या है, तो व्यक्तिवाचक का अर्थ होता है कि हमें किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध जिन शब्दों से होता है उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। एग्जाम में ये पूछा जाता है, हमें डाउट हो जाता है, अरे व्यक्ति है तो केवल व्यक्ति नहीं भैया, व्यक्ति है तो वस्तु और स्थान भी उसके साथ है। जैसे कि व्यक्तियों के नाम, राम, कृष्ण, राधा, सीता, ये क्या है, ये नाम है, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया फलों के नाम, आम, अमरूद, सेब, संतरा, केला, ये क्या है, ये फलों के नाम हो गए। ग्रंथों के नाम, श्री रामचरितमानस, रामायण, महाभारत, ये क्या है, ये सब ग्रंथों के नाम है। तो हमने क्या देखा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध जहां से हो रहा है, जिन शब्दों से पता चल रहा है, वही व्यक्तिवाचक कहलाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर आता है हमारा क्या, व्यक्तिवाचक के बाद आता है हमारा, जैसे कि व्यक्तिवाचक के यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं हमारे पास में, समाचार पत्रों के नाम, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स, अमर उजाला इत्यादि, ठीक है। फिर नदियों के नाम, यदि नदी बोलोगे तो नदी आपका जाति हो जाएगी, अब नदियों के नाम को बताओगे तो व्यक्ति हो जाएगा, ठीक। गंगा, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, कावेरी, सिंधु, ठीक। फिर नगरों का नाम, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, जयपुर, पटना, छत्तीसगढ़, ठीक, रायपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, ये सब क्या है, ये नगरों के नाम हो गए। फिर यहाँ पे हमें ये समझ में आया कि इन शब्दों से एक ही वस्तु का बोध हुआ है, अतः ये सभी व्यक्ति हैं। वहां एक ही प्रकार की अनेक वस्तु थी, यहाँ एक ही वस्तु है, समझना अंतर को, ठीक है। तो अतः ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा एक से अधिक का बोध कराने लगती है तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। एक ही प्रकार की अनेक वस्तु का जहाँ बोध होए वो जाति है, और जहाँ एक ही वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध हो वो क्या है, वो है आपका व्यक्तिवाचक। भाववाचक क्या है, तो भाववाचक का अर्थ होता है कि जिन शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दशा, व्यापार का बोध होता है। जैसे कि गुण, गुण क्या है, सुंदर, बुद्धिमत्ता, कुशाग्रता, ये क्या है, सुंदरता, कुशाग्रता, बुद्धिमत्ता, ये गुण है। अवस्था बोलोगे तो जवानी, बचपन, बुढ़ापा, ये अवस्था है। दशा बोलोगे तो उन्नति हुई, अवनति हो गई, चढ़ाई पर है, ढलान पर है, ये क्या है, दशा है। भाव क्या है, तो मित्रता, शत्रुता, कृपणता, ये भाव हैं आपके। तो इन शब्दों में भाव विशेष का बोध होता है, तो ये सभी क्या है, भाववाचक है, जहाँ पे आपको गुण, दशा, व्यापार का बोध हो रहा है। भाव कैसे आ रहे हैं, मित्रता, शत्रुता, कृपणता, ये सभी भाव के अंतर्गत आ जाते हैं। तो गुण, अवस्था, दशा, भाव, ये है भाववाचक संज्ञा।
फिर हम आते हैं समूहवाचक। समूहवाचक का अर्थ होता है कि आपको एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध हो रहा है, जैसे कि व्यक्तियों के समूह, जैसे कि कक्षा क्या है, बच्चों का समूह, सेना कमांडर्स का समूह, समूह संघ, टुकड़ी, गिरोह, दल, ये समूहवाचक होते हैं। वस्तुओं का समूह बोलोगे तो ढेर लगा है, ढेर लगा है, ठीक है, ये गुच्छा है, फूलों का गुच्छा है, ठीक है। फिर उसके बाद गट्ठर, जो होता है कपड़ा वाला, ठीक है, कुंज हो गया। ये वस्तुओं का समूह, व्यक्तियों का समूह, जहां पे समूह का बोध होए वो समूहवाचक है। द्रव्य मतलब क्या होता है, आपको किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध जहां से होता है वो द्रव्यवाचक होते हैं। जिसे हम नाप तौल सके वो सभी द्रव्य हैं, लेकिन हम उन्हें गिन नहीं सकते हैं। क्या नहीं कर सकते, गिन नहीं सकोगे आप। जैसे धातुओं का नाम है तो सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, ये धातुओं का नाम हो गया। पदार्थों का नाम आप बोलोगे तो दूध, दही, घी, तेल, पानी। तो आपको द्रव्य का बोध हो रहा है, आप इनको नाप तौल सक रहे हो, उसको क्या बोलेंगे हम, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, दूध को आप नाप लो, ठीक, दही को नाप लो, घी, तेल, पानी, सोना है तौल लो, चांदी है तौल लो, तो जिसको आप नाप तौल सकोगे वो द्रव्यवाचक होगी। तो हमने क्या देखा, हमने संज्ञा एवं संज्ञा के 5 भेद देखे। अगली क्लास में हम क्या देखेंगे, अगली क्लास में हम सर्वनाम को देखेंगे। इसी तरीके से हम पूरे टॉपिक को आपके एग्जाम तक पूरा हर एक टॉपिक विथ रिवीजन एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस हमारा कंप्लीट होने वाला है क्लास में। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के साथ। इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो पीडीएफ आपको हमारे मोबाइल ऐप ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज से आपको प्राप्त हो जाएगा पीडीएफ, ठीक है। आपको करना क्या है, कहीं पे भी कोई भी डाउट आती है तो पहले तो मोबाइल ऐप डाउनलोड करो, अभी प्ले स्टोर में जाओ, ये वीडियो को एंड करोगे तो प्ले स्टोर में जा करके ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज लिखेंगे तो हमारा चैनल आपको ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज लिखिएगा, वहां से हमारे चैनल को आप लोग हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिएगा और इसकी पीडीएफ को आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। हम मोबाइल ऐप में कहीं पे भी आपको कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या आती है तो आप दिए गए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9584532690 पर, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा है कि ये क्लास आप सभी को समझ में आई, आपके लाभ की क्लास है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करिएगा, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इसका लाभ ले सके। जब आपने लाभ लिया दूसरों को भी लाभ दीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी को जय श्री राम, ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।